So, uh, we shall start with a new topic, that is measures of feed energy. एनर्जी यू मस्ट बी नोइंग। एनर्जी के बारे में सबको पता है। जब आप बायोलॉजिकल साइंस या जब साइंस भी पढ़ना शुरू करते होगे तो पूरे यूनिवर्स में दो ही चीज़ें हैं, आधा मैटर और एनर्जी, है ना। तो एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में है, डिफरेंट फॉर्मेट में है, जिसका कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और उस ट्रांसफॉर्म एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म में हम यूज करते हैं। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सस्टेन करने के लिए एनर्जी ज़रूरी है, और उस एनर्जी का इनपुट जो है वो डिफरेंट फॉर्म में आता है। सपोज कहें कि मैं अगर आपको कहूँ कि प्लांट्स में कहाँ से एनर्जी आती है, तो दैट इज सोलर एनर्जी। लेकिन जितने भी हर्बीवोर हैं, कार्निवोर हैं, या जितने भी एनिमल हैं जो फीड पे डिपेंडेंट होते हैं, तो वो एनर्जी कहाँ से ड्रेन करते हैं, वो फीड से एनर्जी लेते हैं। ठीक है। और फीड के भी डिफरेंट मेजर्स होते हैं कि किस किस फॉर्म में है। जैसे सिंपल आपको कुछ याद हो ना हो, मैकेनिकल एनर्जी, या यूँ कह लो कि आप जो पढ़ते होगे E = ½ mv² स्टेशनरी एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी या थर्मल एनर्जी। तो वो फीड में भी जो एनर्जी अवेलेबल है उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, उसके डिफरेंट फॉर्म है। और इस मेजर्स ऑफ फीड एनर्जी को पढ़ने का जो हमारा मेजर मकसद होता है कि हम किस फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज करते हैं, और दूसरा जो फीड फॉर्म ऑफ एनर्जी हम यूज करते हैं तो वो कितना होता है, वो कितना क्वांटिफाइबल है, कितना परसेंट हम यूज कर पाते हैं। या यूँ कह लें कि जैसे आपने स्टीम इंजन पढ़ा होगा, स्टीम इंजन में एक चीज़ तो ज़रूर पढ़ा होगा, इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी में एक चीज़ पढ़ा होगा कि 100% इफ़िशियंसी नहीं होती है, थियोटिकल होती है, कि अगर 100 किलो कैलोरी एनर्जी है तो पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ भी जो फीड में इनबिल्ट एनर्जी है, इनहेरेंट एनर्जी है, वो पोटेंशियल ऑफ एनर्जी है, उसको हम कैसे यूज करेंगे, वो क्या क्या होते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो हम यही बात कर सकते हैं कि थर्मल एनर्जी है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या स्टेशनरी एनर्जी है। तो फीड के कुछ डिफरेंट फॉर्म में एनर्जी के टर्मिनोलॉजी है, पहले उसके बारे में समझेंगे, और उसकी फिर पार्टीशनिंग की कैसे कैसे हम यूज करते हैं। ये जो आपका चैप्टर है या ये जो स्लाइड्स है, इसको याद कर लीजिएगा। आज करें, कल करें, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यहीं पे याद करा दूँ, क्योंकि ये बार बार पूछे जाएंगे। और इस स्लाइड से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव बनेंगे, सब्जेक्टिव बनेंगे, इनुमरेशन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। ठीक है। बड़ा ध्यान से सुनना इसको, चंदमणि सर ने भी बताया होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट वन इज ग्रॉस एनर्जी और हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन जरूर पढ़ा होगा आपने। जब किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं, आवाज़ नहीं जा रही होगी तो बोलना, पीछे आवाज़ तेज आ रही है, दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग स्लो। कि जब किसी भी चीज़ को आप एरोबिक कंडीशन में बर्न करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होता है दैट इज ग्रॉस एनर्जी और हीट ऑफ कंबशन। ठीक है। हीट ऑफ कंबशन जरूर पढ़ा होगा, जी भी पढ़ा होगा, G = H और डॉट डेल्टा टी पढ़ा होगा आपने। तो किसी भी सब्सटेंस में, यहाँ फीड की बात मत करो, हम अगर ऊल को भी जला देते हैं, वुड को भी जला देते हैं, कोयला को भी जला देते हैं, तो कंप्लीट बर्निंग के बाद, कंप्लीट बर्निंग कब होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो एनर्जी रिलीज होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रॉस एनर्जी और हीट ऑफ कंबशन, और इसको कह सकते हैं जीई ऑफ फीड। क्लियर है। बट ग्रॉस एनर्जी के पढ़ने से हमारा मकसद फुलफिल नहीं होता है। सपोज करो कि किसी भी फीड में या ऑयल में या कहीं पर भी, फीड तो बहुत, एनर्जी तो बहुत अवेलेबल है, लेकिन उस एनर्जी का यूज हमारे बॉडी में कितना हो रहा है, एनिमल बॉडी में कितना हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। या यूँ समझ लो कि लिंडमान का थ्योरी आपने पढ़ा होगा, या किसी भी एनर्जी सिस्टम में, कि पूरा का पूरा एनर्जी तो यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ भी क्या होता है कि जब कभी भी एनर्जी कंज्यूम किया जाता है, एनर्जी को लिया जाता है किसी भी फॉर्म में, तो उसके कुछ कुछ लॉसेस होते हैं। वो लॉस, पहला लॉस क्या होता है, फीकल एनर्जी। फीकल एनर्जी का मतलब कि सपोज करो ये एनर्जी कहाँ से आया, फीड से आया, और फीड में 100 ग्राम किलो कैलोरी है, 100 ग्राम फीड खाया तो 100 ग्राम किलो कैलोरी होगा, सपोज करो। अब वो 100 ग्राम फीड
में जो 100 किलो कैलोरी है वो पूरा का पूरा यूज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा फीड जो है बर्न नहीं होता है, कुछ अनबर्न, कुछ अनयूटिलाइज फीकल सैंपल के साथ, फीसेस के साथ अनडाइजेस्टेड फीड जो है वो बाहर आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्रॉस एनर्जी पहले तो 100% बर्न हो जाता तो बताया गया है, लेकिन जैसे ही एनिमल सिस्टम में जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाता है, तो उसके कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट निकलते हैं, और जब उस अनडाइजेस्टेड पार्ट को भी आप बर्न करोगे तो वो क्या होगा, वो भी एक कुछ एनर्जी देगा, और जो कुछ एनर्जी निकल गया उसी को हम क्या कहते हैं, फीकल एनर्जी। हमें क्लियर कि फिशेस में जो अनयूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स हैं, जो फीड यूज नहीं हो पाया, उस फीड में जो एनर्जी बचा उसी को कहते हैं फीकल एनर्जी, एफी कहते हैं। तब क्या होता है कि अब ग्रॉस एनर्जी में से अगर फीकल एनर्जी निकाल दें तो उसको कहते हैं डाइजेस्टेबल एनर्जी। क्यों? क्योंकि यही वो एनर्जी है जो डाइजेस्टेबल फॉर्म में है, या यूं कह लो कि ये एनिमल इतना माइनस करने के बाद जो एनर्जी बच जाता है दैट इज डाइजेस्टेबल एनर्जी। ठीक है, तो पहला लॉस जो होता है दैट इज फीकल एनर्जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज डी, तो डी कैन बी डिफाइन रेदर क्वांटिफाई, या यूं कह लो कि फॉर्मूला क्या हो सकता है, जीई माइनस फीकल एनर्जी। क्लियर है? फीकल एनर्जी पर भी फिर बात करेंगे कि फीकल एनर्जी में और क्या क्या होता है, लेकिन मोटी मोटी बात ये है कि जो अनडाइजेस्टेड पार्ट हैं फीड के, जो फीसेस में निकल आते हैं, उसी को हम फीकल एनर्जी कहते हैं। अब जान रहे हो कि चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, सबकी बर्निंग हो रही है, सबका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और कुछ पार्ट जो है वो यूरिन में भी अनडाइजेस्टेड निकल जाता है, या यूं कह लो कि डाइजेस्टेड हो ना हो, कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी निकलते हैं कि जिसको अगर आपने बर्न कर दिया दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर एनर्जी, या यूं कह लो कुछ एनर्जी को हम माइनस कर देते हैं। तो डाइजेस्टेबल एनर्जी से अगर यूरिनरी एनर्जी को माइनस कर देते हैं तो उसे कहते हैं मेटाबॉलाइजेबल एनर्जी। ठीक है, अभी मैंने किसके बारे में बात किया, केवल डाइजेस्टेबल से यूरिनरी एनर्जी में, कि यूरिन में जो यूरिन एनर्जी जा रहा है उसको माइनस करने के बाद जो कुछ निकल जाएगा उसे कहते हैं मेटाबॉलाइजेबल एनर्जी। ये हर एक एनिमल के लिए होता है, बट इन केस ऑफ रूमिनेंट यू नो large volume of gases are excreted like methane, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस भी निकलते हैं, और सभी कंपाउंड में एनर्जी है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी एनर्जी है, मीथेन का भी एनर्जी है, हाइड्रोजन का भी एनर्जी है, तो वो भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो लॉस कर जाता है। तो इन केस ऑफ रूमिनेंट या इन केस ऑफ द एनिमल विच एक्सक्रीट्स लार्जर क्वांटिटी ऑफ गैसेस इन डिफरेंट फॉर्म, तो वहाँ पे क्या करेंगे, डाइजेस्टेबल एनर्जी माइनस यूरिनरी एनर्जी माइनस गैसियस एनर्जी इज मेटाबोलाइजेबल एनर्जी। ठीक है, या डाइजेस्टिबिलिटी जब पढ़ेंगे तो फिर से आपको बताएंगे। डाइजेस्टिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, सिंपली फीसेस में जो कुछ चीज़ें निकल के आ जा रही है, और मेटाबोलाइजिटी में क्या हो गया, दोनों चीज़ें काउंट हो गई, यूरिनरी का भी और फीसेस का भी। ठीक है, अब आ जाओ मेटाबोलाइजेबल एनर्जी। ये जो मेटाबोलाइजेबल एनर्जी है इसमें से क्या होता है, हीट ऑफ इंक्रीमेंट एनर्जी। हीट ऑफ इंक्रीमेंट को ऐसे समझाने के लिए मैं बात करूं कि आपने एक टर्म पढ़ा होगा जिसको कहते हैं स्पेसिफिक डायनामिक एक्टिविटी, एसडीए। बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मोटी मोटी बात तो ये याद होगी कि एसडीए जो है सबसे कम होता है वो फैट का होता है, इन बिटवीन कार्बोहाइड्रेट का होता है, और सबसे ज़्यादा जो होता है वो प्रोटीन का होता है। इसको दूसरे टर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको तीनों चीज़ हमने खिला दिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या होता है डाइजेशन में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तीनों चीज़ आपने खाया बारी बारी से, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पचने में क्या होता है, प्रोटीन हो। प्रोटीन होता है। वेरी गुड, प्रोटीन होता है। प्रोटीन जब ज़्यादा डिफिकल्ट होता है पचने में तो उसमें क्या हुआ, इसका मतलब डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, और जितना ज़्यादा लंबा प्रोसेस होगा, जितना ज़्यादा मैकेनिज्म होगा, उसमें इतना एनर्जी लॉस होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रोसेस होगा, या यूं कह लो कि डिफरेंट नेचर्स ऑफ हाँ न्यूट्रिएंट जो है, कि एसडीए जो है वो सबसे कम फैट का होता है और सबसे ज़्यादा प्रोटीन का होता है। तो ये चीज़ें हैं कि इस यूं समझ लो कि जो आपने फीड अब बचा हुआ है उसको फुल्ली यूटिलाइज करने के लिए बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसमें जो कुछ एनर्जी रिलीज हो जा रहा है, एनर्जी खर्च हो जा रहा है, उसको हम माइनस कर देते हैं, या यूं सिंपली ऐसे भी कह लो
कि डाइजेशन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बॉडी के ऑर्गन में कुछ ना कुछ उसके कारण चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको पचने में जो कुछ भी एनर्जी खर्च हो गया, दैट इज हीट इंक्रीमेंट, इसको कि शॉर्ट में बोलते हैं HI। दिस मीन, और इस मेटाबॉलाइजेबल एनर्जी से अगर हम हीट इंक्रीमेंट को माइनस कर देंगे, देन इट इज कॉल्ड नेट एनर्जी, एंड दिस इज द एनर्जी which is being used by animal being, which is used by any living organism। ये सारे एनर्जी को पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहे हैं, ये यूटिलाइजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि इतने सारे प्रोसेस तो होने हैं किसी भी एनिमल में, फिशेस भी आना है, यूरिन भी आना है, या यूं कह लो कि दोनों कभी कभी साथ भी आता है। गैसियस मान लो कि थोड़ा ही कम होगा, लेकिन न्यूट्रिएंट के डाइजेशन में हीट इंक्रीमेंट होना है, ठीक है। तो ये जो नेट एनर्जी है, यही यूटिलाइजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और इस एनर्जी को फिर एनिमल बॉडी, फिर एनिमल सिस्टम, लिविंग सिस्टम इसको पार्टिशनिंग करता है। पार्टिशनिंग वर्ड यही हुआ कि पार्टिशनिंग कर रहे हैं ना हम, ग्रॉस, डाइजेस्टिबल, ये सब पार्टिशनिंग कर रहे हैं एनर्जी को, एक एनर्जी को अलग अलग पार्टीशन में हम डाल रहे हैं। तब क्या करता है कि मेंटेनेंस एनर्जी और प्रोडक्शन एनर्जी। मेंटेनेंस जानते हो कि पहली बार, या यूँ कह लो कि जो मिनिमम रिक्वायर है हमारे मेंटेनेंस, हमारे बॉडी का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो मेंटेनेंस है। और मेंटेनेंस में क्या आता है, सिंपली आप समझ लो कि हम जो सांस ले रहे हैं उसके लिए भी मेंटेनेंस एनर्जी चाहिए। एनर्जी बॉडी से ड्रेन हो जाए तो डेथ हो जाती है, यानी कि अब लाइफ नहीं है। और वो सांस लेने के लिए भी, हार्ट बीट के लिए भी, डाइजेशन के लिए भी जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, या बॉडी को वार्म करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज मेंटेनेंस एनर्जी। और उसके बाद जो कुछ भी एनर्जी बच जाता है उसको एनिमल या ह्यूमन भी प्रोडक्शन एनर्जी में लगा देता है। तो प्रोडक्शन एनर्जी क्या हो गया, सपोज करो कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए चाहिए, तो मिल्क प्रोडक्शन एनर्जी हो जाएगा, जिसको NEL कहते हैं, नेट एनर्जी लैक्टेशन। अब कोई एनिमल ग्रोइंग है तो क्या हो जाएगा, नेट एनर्जी G, यानी कि नेट एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म होंगे। ये क्या हो जाएगा, NEM, नेट एनर्जी M, और ये क्या हो जाएगा, नेट एनर्जी। जिस भी प्रोडक्शन में, सपोज करो ग्रोथ के लिए है तो G लग जाएगा, लैक्टेशन के लिए है तो L लग जाएगा, ठीक है। ऊल के लिए है तो W लग जाएगा, वर्क के लिए है तो जैसे जैसे आप इसके, तो ये एक सिस्टमैटिक डायग्राम है। इसको किसी बच्चे को परेशानी है तो यहाँ पूछो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। याद होना जरूरी नहीं है, बार बार करेंगे, तो समझना जरूरी है कि ये कैसे हुआ। कि आपके सामने हम ये चार्ट रख दे और इससे ऑब्जेक्टिव पूछें तो बता पाओगे कि नहीं। बताइए, किसी को परेशानी है? नहीं? सर मेटाबोलाइज्ड एनर्जी में, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी, जब कोई भी फीड में डाइजेस्टेबल एनर्जी निकाल लेते हैं। पहले डाइजेस्टेबल एनर्जी कैसे निकालते हैं कि पूरा बर्न करने के बाद जो एनर्जी बचा, दैट इज ग्रॉस एनर्जी। उससे जो फीकल एनर्जी, यानी कि फीसेस में जो एनर्जी आ रही है, उसको अगर हमने हटा दिया तो वो हो जाएगा डाइजेस्टेबल। और डाइजेस्टेबल में से यूरिनरी एनर्जी निकाली, यानी यूरिन में भी कुछ ना कुछ एनर्जी जा रहा है ना, प्रोटीन है, कैटाबोलाइज पार्ट है, अमोनिया है, ये सारे में भी कुछ ना कुछ एनर्जी यूज हो जा रहा है, या यूं कह लो कि कुछ ना कुछ एनर्जी वहाँ पे लगा रह जा रहा है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, यूरिनरी एनर्जी। और डाइजेस्टेबल एनर्जी से अगर यूरिनरी एनर्जी को माइनस कर देते हैं तो उसको कहते हैं मेटाबोलाइजेबल एनर्जी, ठीक है। डाइजेस्टेबल एनर्जी से अगर यूरिनरी एनर्जी को माइनस कर देते हैं, देन इट इज मेटाबोलाइजेबल, ठीक है। यस सर। और किसी को कोई समस्या? सर गैसियस एनर्जी एक बार और बता दीजिए। गैसेस एनर्जी क्या हुआ, रूमिनेंट में आपने पढ़ा होगा कि रूमिन में कौन कौन से गैस बाहर आते हैं डाइजेशन के बाद। मीथेन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन यस आता है। सर। तो मीथेन को आप जानते हो कि दैट इज ग्रीन हाउस गैस क्यों है, क्योंकि जी। एनर्जी कंटेन करता है। तो अगर मान लो कि 5 लीटर मीथेन निकला तो एनर्जी कंटेंट वहाँ से बाहर आ जाएगा ना, तो उसी को गैसियस एनर्जी जी। है। हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला तो वो क्या होगा, गैसियस एनर्जी हो गया। यानी गैसियस फॉर्म में जो एलिमेंट हैं, गैस के फॉर्म में भी जो भी कंपाउंड है, और वो फीड खाने के बाद बॉडी से बाहर निकल रहा है,
उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, उसी को बोलते हैं गैसियस एनर्जी। ठीक है, Yes, sir. सर सर तो मेटाबोलाइजेबल एनर्जी का फॉर्मूला होना चाहिए डाइजेस्टेबल एनर्जी माइनस यूरिनरी प्लस गैसियस एनर्जी, ये होना चाहिए ना? या बिल्कुल यही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ह्यूमन बीइंग का कहेंगे तो गैसियस एनर्जी नील होता है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो वहां पे होगा डी माइनस यूई। नहीं लिखाएगा वहां भी वही, लेकिन वो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ। ठीक है, अब 2-4 सवाल पूछता हूँ मैं। वी विल गो स्लोली, जिससे पूछूंगा वही बताए, मेरे सामने जो दिख जाएगा। अजीत पटेल, और कैमरा भी ऑन करना। गैसियस सॉरी ग्रॉस एनर्जी, डाइजेस्टेबल एनर्जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, ग्रॉस एनर्जी, डाइजेस्टेबल एनर्जी, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी और नेट एनर्जी। किसी एक फीड का हमने लिया मीज के लिए, यस इसमें सबसे कम वैल्यू किसका होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे कम किसका होगा? जी, डी, एम ई, एन ई। सर, सबसे कम होगा नेट एनर्जी का। वेरी गुड, ठीक है, सबसे कम। और सबसे ज्यादा किसका होगा? यस सर। सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा होगा सर ग्रॉस एनर्जी। ग्रॉस एनर्जी। ग्रॉस एनर्जी सर। वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं, चलो मैं नेक्स्ट को पूछता हूँ। कौन है? आकांक्षा मौसम। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। अगर डाइजेस्टेबल एनर्जी में से फीकल एनर्जी को माइनस कर दूं तो क्या होगा? आज समझ में क्या पूछा मैंने? नहीं पता चल रहा है। चलो मैं इसको फिर करेक्ट करके पूछता हूँ। डाइजेस्टेबल एनर्जी में अगर फीकल एनर्जी ऐड कर दिया तो क्या होगा? डाइजेस्टेबल में सर फीकल एनर्जी ग्रॉस एनर्जी। माइनस करने से कुछ निकलेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज मनिका। यस सर, गुड नेट मॉर्निंग सर। नेट एनर्जी माइनस एनी माइनस एम इज इक्वल टू एन ई माइनस एम ई, सर उसमें प्रोडक्शन एनर्जी बच जाएगा। एन ई माइनस एम ई। नो सॉरी सर, एम ई मेटाबोलाइजेबल एनर्जी है तो मतलब एन ई में मेटाबोलाइजेबल एनर्जी है ही नहीं सर। मैंने क्या पूछा आपसे? एन ई दैट इज नेट एनर्जी माइनस एम ई, व्हाट विल बी यस आउटपुट? सर, एम ई बोले तो मेटाबोलाइजेबल एनर्जी। सर मेटाबोलाइजेबल एनर्जी में से हीट ऑफ इंक्रीमेंट एनर्जी को माइनस करेंगे तो आएगा नेट एनर्जी। मतलब कि नेट एनर्जी में एम ई माइनस होगा ही नहीं क्योंकि एम ई है ही नहीं, जीरो होगा सर। जीरो नहीं होगा, निगेटिव होगा। क्यों? हाँ निगेटिव। सिंपल नहीं कर सकते हैं? एम ई माइनस एन ई इजिकल टू एच आई। तो मैंने क्या किया, एन ई माइनस एच आई कर दिया तो क्या होगा? माइनस एम ई हो जाएगा। ठीक है, यस सर, यस सिंपल। यस। ठीक है, अंकित कुमार। अंकित कुमार, अंकित देयर। अनुप्रिया। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। among all animals यस गैसियस एनर्जी किस एनिमल में ज्यादा होगा? सर, र्यूमिनेंट। रुमिनेंट में ज्यादा। तो डरे हुए क्यों? गैसियस एनर्जी सबसे ज्यादा रुमिनेंट में होगा। ठीक है, र्यूमिनेंट यस। अंकित तथागत। अंकित, यस सर। आप मुझे बता दीजिए कि 4 एनिमल का नाम बता रहा हूँ। पोल्ट्री, हॉर्स, कैटल, पिग। क्या क्या नाम बताया? यस क्या क्या नाम बताया? पोल्ट्री, हॉर्स, कैटल, पिग। पिग। इसको सबको हमने क्या किया? मेज ग्रेन खिलाया। सबको हमने क्या खिलाया? मेज ग्रेन खिलाया। 5 kg खिलाया या 100 ग्राम जो भी मेज ग्रेन।
ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा नेट एनर्जी किसको मिलेगा? चारों एनिमल को हमने एक ही फीड खिलाया और Yes, सबका sir. मैंने बोला कि आप नेट एनर्जी निकालो, सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे कम किसका होगा? सर सबसे ज्यादा तो पोल्ट्री का होगा। पोल्ट्री का होगा। चलिए, और सबसे कम? सबसे कम? और सबसे कम सर कैटल का, मतलब रूमिनेंट। ठीक, वेरी गुड। एनी रीजन? सर क्योंकि पोल्ट्री में तो सर क्या गैसेस एनर्जी तो नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट जीरो ही होगा, तो कहीं ना कहीं सर वो नेट एनर्जी को बढ़ाएगा। नेट एनर्जी को बढ़ाएगा क्योंकि वो माइनस में है, तो जितना ज्यादा Yes, गैसेस एनर्जी होगा उतना ज्यादा जो आपके इन प्रोडक्ट हैं वो कम होते चले जाएंगे। यस। ठीक है, आसिफी क्या है, कायनात आसिफी? यस सर, यस आप मुझे सर। बताओ कि तीन फिन इंग्रेडिएंट है, एक है कार्बोहाइड्रेट, एक है प्रोटीन और एक है फैट। इस तीनों में सबसे ज्यादा ग्रॉस एनर्जी किसका होगा? सर कार्बोहाइड्रेट? सबसे ज्यादा फैट का होगा सर। ठीक है, मुझे लगता है कि इतना एक्सरसाइज का मतलब ये था कि आप इस चार्ट को समझ गए, और इस चार्ट को समझ गए तो पूरे जो नेक्स्ट की स्लाइड्स हैं उसमें यही बातें मैं बताऊंगा। क्लियर है? अच्छा, एक चीज मुझे बता दो, चलिए आगे बात करेंगे मेंटेनेंस एनर्जी का। आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट स्लाइड में जाऊं? और किसी को कोई परेशानी यहाँ? अब देखो, मैं उसी चीज को फिर से यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रॉस एनर्जी दैट इज हीट ऑफ कंबशन, इट इंक्लूड्स क्या क्या है, किसमें से क्या क्या माइनस हो जाते हैं? फीकल एनर्जी। अब इसको एलोबरेट करने की कोशिश करता हूँ। पहले तो हमने बात किया कि फीकल एनर्जी माइनस कर दो, बट व्हाट डज दिस फीकल एनर्जी कंटेन्स? ये फीकल एनर्जी क्या कंटेन करता है? पहला चीज जो बताया दैट इज अनडाइजेस्टेड फीड रेसिड्यू एंड एंजाइम्स जो कि प्रोटीनियस इन नेचर है, या कोई भी एंजाइम्स है, जब वो काम कर लिया जो उसके रेसिड्यू बच जाएंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी है। डीनेचर्ड प्रोटीन है, वहाँ भी एनर्जी होगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल माइक्रोब्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, पार्टिकुलरली इन केस ऑफ रूमिनेंट्स। अब जानते हो कि रूमेन माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, तो वो भी कई बार फीकल सैंपल के साथ बाहर आते हैं, इवन इन ह्यूमन बीइंग एज वेल, कि ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के माइक्रोब्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रॉय होने के बाद जाए या लाइव निकले, और उसके जो प्रोडक्ट हैं, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड हो, चाहे वो प्रोटीन हो, दिस आल्सो कंटेन्स एनर्जी। एंड अनदर वन इज सेलुलर डेब्रिस फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, ये क्या है कि आप जानते हो कि हमारे जीआईटी या किसी भी जीआईटी में जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो क्या है? इनर मोस्ट लेयर है, क्या है? म्यूकोजा। म्यूकोसा है। ठीक है, म्यूकोसा, म्यूकोर पॉलीसैकेराइड। तो वहाँ पे भी क्या है कि बार बार टीयरिंग वेयरिंग होती रहती है, और फिकल मटेरियल के साथ साथ वो बाहर आता है। दिस आल्सो कंटेंट्स एनर्जी, और फिकल एनर्जी में ये सारी चीज काउंट फॉर होते हैं। अगेन अगर आप इतना समझ गए तो आपको ये कंडीशंस, सपोज करो कि मैं एक ह्यूमन बीइंग में, एक बेबी में, समझ करो कि डायरिया हो गया। ठीक है, डायरिया हो गया तो उसका क्या होगा? एक नॉर्मल ह्यूमन बेबी है और एक किसको कटवात में क्लास के बाद अभी तो एनीवे, तो मैं कह रहा था कि एक नॉर्मल हेल्दी है और दूसरे को डायरिया हो गया, तो किसका डाइजेस्टिबल एनर्जी कम होगा? डायरिया वाले का, क्यों? क्योंकि उसमें उसमें डाइजेस्ट कम होगा, क्या चीज? निकल क्योंकि जाएगा। सर अनडाइजेस्टेबल फीड एनर्जी ज्यादा होगा सर उसके वेरी साथ। गुड। फीकल एनर्जी ज्यादा। ये पोर्शन जो है वो क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। अनडाइजेस्टेड फीड रेसिड्यू जो होगा वो ज्यादा होगा, और उसके बाद भी मान लो कि डिसेंट्री जिसको कहते हो,
तो वहां पे भी क्या हो गया, एक तो अनडाइजेस्टेड फीड मटेरियल ज्यादा निकल रहा है, और दूसरा कंडीशन क्या हो रहा है कि जो म्यूकोसा का इरोजन होता है, ठीक है ना, पेट दर्द है, आप देखते हो एकदम ट्रिमर जिसको कहते हो, तो वहां पे आपके जो सेलुलर लाइनिंग है इरोजन हो जाता है, और वहां से वो जो आपके सेल डैमेज हो रहे हैं, या यूं कह लो कि म्यूकोसा निकल के बाहर आ रहा, दैट विल आल्सो काउंट फॉर फीकल एनर्जी, और जितना ज्यादा फीकल एनर्जी होगा उतना ज्यादा डाइजेस्टिव एनर्जी कम होता चला जाएगा। अरे बहुत कम समय, ये टाइम मैं फिर से लॉग इन करूंगा, ज्वाइन कर लेना आप लोग। दूसरा है डाइजेस्टिबल एनर्जी, ये ग्रॉस एनर्जी से माइनस आपने फीकल एनर्जी किया तो ये आ गया। डाइजेस्टिबल एनर्जी में क्या होता है, यूरिनरी एनर्जी को अगर हमने माइनस कर दिया, और गैसियस प्रोडक्ट दैट इज प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन, जो क्या है, मीथेन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे, कई बार अमोनिया भी होता है, तो ये सारे अगर हम निकाल देते हैं देन इट इज मेटाबोलाइजेबल एनर्जी। और अब मेटाबोलाइजेबल एनर्जी में से क्या माइनस करना है मुझे, हीट ऑफ इंक्रीमेंट दैट इज HI, और HI के दो फॉर्मेट हैं, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में मैं पूछूंगा आज या कल। हीट इंक्रीमेंट हैज टू पार्ट्स, वन इज हीट ऑफ न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म, अनदर इज हीट ऑफ फर्मेंटेशन। इस दोनों में कोई भी डिफरेंस मुझे बता देगा, जस्ट जितना समझ में आपको आता है उतना ही। हीट इंक्रीमेंट जो है, सर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यस सर। कौन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सर हीट ऑफ न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीट ऑफ फर्मेंटेशन। अच्छा, इन ऑप्शंस ऑफ, यानी कि कंप्लीट मेटाबॉलिज्म को आप कह रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन होगा वो मेटाबॉलिज्म होगा, आप पार्शियली एग्री है। अब मुझे बता दो कि हीट ऑफ फर्मेंटेशन क्या होता है, सही बोल रहे हो, लेकिन क्या ह्यूमन बीइंग एनारोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन टेक प्लेस करता है, टेक्स प्लेस है ना, तो फर्मेंटेशन मोनोगैस्ट्रिक एनिमल में होता है। हाँ सर, कहाँ, रिस्पायरेशन कंडीशन में, जब नहीं बेटा, हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं, रिस्पायरेशन में तो एक जनरल मैकेनिज्म हो गया, वहाँ तो एनारोबिक अरेबिक और फिर एटीपी बताने लगोगे, क्रेब्स साइकिल नहीं सर, मोनोगैस्ट्रिक नहीं, पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल में होता है। हॉर्स, हाँ बोलो, हॉर्स में सर होता है फर्मेंटेशन, सही बोल रहे हो, हॉर्स में भी होता है, रैबिट में भी होता है, थोड़ा बहुत पोल्ट्री में भी होता है, कैमल में भी बस, हाँ पोल्ट्री में, सीकम में होता है। यस सर। तो फर्मेंटेशन क्या हुआ, सही बोल रहे हो कि एनारोबिक कंडीशन में, बट हियर माइक्रोब्स आर इन्वॉल्व, और ये हीट ऑफ फर्मेंटेशन जो होगा ये ज्यादा किसमें होगा, रूमिनेंट में होगा, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में या मोनोगैस्ट्रिक एनिमल में ये कम होता है। और न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म क्या हुआ कि अगर आप रूमिनेंट का फिजियोलॉजी को याद करो, तो पहले क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, जो भी फीड खिलाया वो जाके रूमेन में फर्मेंट किया, उसके बाद कंसिक्वेंटली उसके कंप्लीट मेटाबॉलिज्म होती है। तो हीट ऑफ इंक्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ HNM प्लस हीट ऑफ फर्मेंटेशन, ठीक है, HNM सब में होगा, लेकिन हीट ऑफ फर्मेंटेशन वो ज्यादा या कम डिपेंड करेगा स्पीसीज ऑफ एनिमल, टाइप ऑफ फर्मेंटेशन और पैटर्न ऑफ फर्मेंटेशन, ठीक है। तो मैं अगर पूछूं कि हीट ऑफ फर्मेंटेशन किस एनिमल में सबसे ज्यादा है, रूमिनेंट में, ठीक है, तो उसके बाद किस में कम होगा थोड़ा सा, जैसे अभी आपने हॉर्स के बारे में बात किया, तो हॉर्स में भी क्या है, सिकल फर्मेंटेशन होता है ना, पोस्ट जिसको कहते हैं पोस्ट गैस्ट्रिक, यस सर, एक होता है प्री गैस्ट्रिक और दूसरे को कहते हैं पोस्ट गैस्ट्रिक। प्री गैस्ट्रिक में जितने भी रूमिनेंट है रूमेन बैच में होता है, तो ये HI इज इक्वल टू HNM प्लस HI, ये पूछा जाता है। अब मेटाबॉलिज्म एनर्जी में से अगर आपने HI माइनस कर दिया देन इट इज नेट एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज बीइंग यूज्ड बाय एनिमल बीइंग। अब ये दो फॉर्मेट में हमने बताया, मेंटेनेंस एनर्जी एंड अनदर वन इज प्रोडक्शन। तो मेंटेनेंस एनर्जी में जिसको आप BMI कहते हैं, BMR कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिज्म की मिनिमम एक्टिविटी हमारे बॉडी की होती है किसी भी एनिमल के लिए, तो नेट एनर्जी क्या हो जाएगा, ये बेसल मेटाबॉलिज्म के लिए यूजफुल होगा। और क्या होगा, मेंटेनेंस के लिए जो मिनिमम एक्टिविटी होती है, जो डाइजेशन हो रहा है, रिस्पायरेशन हो रहा है, हार्ट बीट चल रहा है,
वो मेंटेनेंस के लिए यूज होगा। एंड अनदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, यहाँ के आप BMR से कोरिलेट करिए कि सस्टेनिंग बॉडी टेम्परेचर, दिस मेंटेनेंस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जिसको कि आप BMR भी कह सकते हो, लेकिन बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए जो एनर्जी खर्च हो रहा है वो भी मेंटेनेंस एनर्जी होगा। ठीक है, तो मेंटेनेंस का मतलब, और सिंपल में आप आगे जाके पढ़ेंगे या समझने के लिए, तो ऐसे डिफाइन करते हैं कि मेंटेनेंस एनर्जी या मेंटेनेंस कंडीशन ऐसे कंडीशन को कहते हैं जबकि बॉडी ना तो गेन कर रहा हो बॉडी वेट या ना तो लूज कर रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं हम, मेंटेनेंस। ठीक है, दूसरा चीज जो प्रोडक्शन एनर्जी है, चाहे वो ग्रोथ में जाएगा, चाहे वर्क में जाएगा, प्रोडक्ट्स में यूज होगा, मिल्क हो गया, वूल हो गया, मीट हो गया, एग हो गया, ये सारे एनर्जी जो है वो पार्टीशनिंग होते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना कि ये प्रोडक्शन एनर्जी अकेला कभी नहीं हो सकता है, कभी होगा अकेला? क्यों? क्योंकि जो आपने अगर 5000 किलो कैलोरी दिया या 4000 दिया, तो पहले वो एनर्जी को क्या यूज करेगा, एनिमल मेंटेन करेगा, और जब मेंटेनेंस के बाद जब चला जाएगा, देन इट विल बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्शन एनर्जी। चाहे वो ग्रोथ में है, ग्रोइंग है तो ग्रोथ में होगा। एंड दिस इज द रीजन, ये प्रायोरिटी होती है एनिमल की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और यहाँ पे कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि मोटा होते जा रहे हैं, खा रहे हैं, और एनर्जी, तो मेंटेनेंस एनर्जी आपका कम है, सपोज करो कि जितनी ज़रूरत है आपने उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा इनटेक लिया, तो इनटेक लिया तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं टिश्यू में जाके स्टोर होता चला जाएगा एनर्जी, फैट के फॉर्म में, सबक्यूटेनियस फैट के फॉर्म में। हम ये चूंकि मेंटेनेंस एनर्जी ऑलमोस्ट फिक्स रहता है। ठीक है, दैट इज अगेन रिफ्रेशमेंट ऑफ पार्टीशनिंग ऑफ फीड एनर्जी की, फीड एनर्जी को हम कैसे पार्टीशन करेंगे, याद हो जाना चाहिए। चार ही हमने बताया है, ग्रॉस एनर्जी, डाइजेस्टिबल एनर्जी, मेटाबॉलिज्म एनर्जी एंड नेट एनर्जी, ऐसे याद रखेंगे, GDMN, GDMN जैसे भी याद रखना है आपको। ये आप अगर फॉर्मेट याद रखोगे तो इधर वाला एक बार कॉपी बना लेना। Am I clear? ये ग्रॉसरी ऑफ टर्म्स के कौन कौन से हैं ये हमने बता ही दिया आपको, क्या क्या है ग्रॉस एनर्जी में, क्या होता है इसमें, क्या होता है। एक टर्म यहाँ बताया है कि हर एक के मेजरमेंट के तरीके। ग्रॉस एनर्जी पहले ही बताया कि पेट्रोल का भी निकाल सकते हैं, वुड का भी निकाल सकते हैं, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे क्या कहते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर। क्या कहते हैं उसे, बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि ग्रॉस एनर्जी इज एस्टिमेटेड इन किस इंस्ट्रूमेंट, ये याद रखना, बॉम्ब कैलोरीमीटर। कौन बाहर ट्रेवल कर रहा है, आप में से कोई बताएगा कि बॉम्ब कैलोरीमीटर और कैलोरीमीटर में क्या फर्क होता है? कैलोरीमीटर ये है ना, CALORIMETER, यहाँ पे C के बदले में O कर देता हूँ। जल्दी बताओ, टाइम खत्म हो रहा है। एनीबॉडी? एक बार पूछ दिया था एग्जाम में बच्चे परेशान कि सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं। कैलोरीमीटर कैलोरी से आया है, याद आएगा आपको, एनर्जी का जो यूनिट है दैट इज कैलोरी। और कैलोरीमीटर जो होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो कलर को रीड करता है। जितना भी आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ये सब आप एस्टिमेट करते हो, तो एक इंस्ट्रूमेंट बायोकेमिस्ट्री में देखा होगा जो कि कलर को रीड करता है, दैट इज कैलोरीमीटर। उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इंफ्रारेड मीटर, जो कि कलर को रीड करता है, और ये किसको रीड करता है, एनर्जी को रीड करता है। गड़िमा हल्ला हो रहा है पीछे। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी है। अब 1 मिनट से भी कम का समय बचा है। डाइजेस्टिबल एनर्जी G माइनस डी ME इज इक्वल टू DE माइनस UE कह लो, यूरिनरी एनर्जी एंड ग्रेसियस प्रोडक्ट ऑफ डोमेस्टिक, और NE इज इक्वल टू ME माइनस HI। कई बार आपको एक साथ सबका पूछ दिया जाएगा, तो क्या करोगे, NE इज इक्वल टू ME माइनस HI। अब फिर क्या करना कि अगर ME को ब्रेक करना है तो फिर क्या कहोगे, ग्रॉस एनर्जी माइनस फिकल एनर्जी। तो इस तरह से आप नेट एनर्जी को अप टू गैसियस ग्रॉस एनर्जी के फॉर्मेट तक ले आ सकते हैं। ठीक है,
वेरी स्लो। हाँ, ये ग्रॉस एनर्जी का मैं कैसे होता है आप लोग अगली बार पढ़ के आना। बॉम्ब कैलोरीमीटर कैसे काम करता है थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे। ये क्वेश्चन है आपके लिए कि अभी किसी ने बताया भी था कि फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट का होता है। मेरा सवाल है क्यों? ये सवाल है आपसे कि ग्रॉस एनर्जी फैट का ही ज़्यादा क्यों होता है, प्रोटीन का क्यों नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट